हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड कंप्लीट कर लिया है। आपको एक्सरसाइज भी मिल गई होगी, आपने जो है उसको सॉल्व भी किया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। आपका जो टैक्सोनॉमी है, जो डाइवर्सिटी है, उसमें सेकंड चैप्टर आ जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर इसे अपन कहते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। तो सिंपल सा हमने वहां पर कि क्लासिफाइड क्यों करते हैं, नॉमेनक्लेचर क्यों करते हैं, वो सारी चीजें हमने स्टडी की। अब देखिए, जीव जगत का वर्गीकरण यानी लिविंग वर्ड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और लिविंग वर्ड में कोई प्लांट और एनिमल नहीं, बल्कि सारे ऑर्गेनिजम्स को, सारे लिविंग वर्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम यहां पर क्या करने वाले हैं, क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कि क्या होता है क्लासिफिकेशन, तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कैटेगरी, है ना। जीवों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या करना, व्यवस्थित करना, बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर यानी दृश्य लक्षणों के आधार पर, एंड सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, समानताओं और असमानताओं के आधार पर। तो सिंपल सी आपको ये डेफिनेशन एक ध्यान में रखनी है कि जीवों को, है ना, जीवों को विभिन्न वर्गों में, विभिन्न कैटेगरी में उनके दृश्य लक्षणों एवं समानताओं व असमानताओं के आधार पर क्लासिफाइड करना या छोटे छोटे समूह में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अब देखें, वर्गीकरण में हम देखें तो जस्ट हम यहां पर क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टडी करेंगे। बहुत सारे सिस्टम मैं आपको बताऊंगा यहां पर, है ना। 2 किंगडम सिस्टम आ गया, 3 किंगडम सिस्टम आ गया, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, सारे हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, इनिशियली कुछ बातें एनसीईआरटी में गोल की हुई हैं जिनको समझना जरूरी है। तो बिल्कुल इजीएस्ट मेथड, बिल्कुल सिंपल सा मेथड यहां पर आ जाता है अर्लियर क्लासिफिकेशन, प्रारंभिक वर्गीकरण, है ना। प्रारंभिक वर्गीकरण, या फिर आप इसे कह सकते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन। अब देखिए, अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम लिविंग वर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि प्रारंभ में, या कहें कि मानव जो है वो अपने विकास के साथ ही जीवों को वर्गीकृत करता आया है। कहीं पर उसने भय के आधार पर किया, तो कहीं उसने अपनी डेली लाइफ में यूजेज के बेस पर किया। तो यहां पर भी वही दिया है, देखो, प्रारंभिक वर्गीकरण किसके आधार पर, मानव की आवश्यकताओं एवं उपयोग के आधार पर, उनकी जो डेली लाइफ की जो यूजफुल चीजें, या फिर जो उनकी डेली लाइफ में जो उनकी नीड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके आधार पर मानव ने, या प्रिमिटिव जो ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने क्या कर लिया, जीवों को क्लासिफाइड किया। लेकिन यहां पर प्रारंभिक वर्गीकरण में नो साइंटिफिक क्राइटेरिया, कोई वैज्ञानिक संदर्भ, कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं लिया, केवल यूज के बेस पर। अब कैसे यूज के बेस पर कैसे क्लासिफाइड किया, तो देखें, एग्जांपल है यहां पर कुछ कि तेल उत्पादक पादप, यानी जिनसे तेल प्राप्त होता है उन सबको एक अलग कैटेगरी में रख दिया। रेशे उत्पादक पादप, जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया। काष्ठ उत्पादक पादप, जिनसे टिम्बर, काष्ठ या लकड़ी मिलती है, तो वो एक अलग हो गया, है ना। जिन पादपों से ईंधन मिलता है उनको अलग कर दिया, जिन प्लांट से मेडिसिन मिलती है उनको अलग कर दिया। तो इस प्रकार से मानव ने अपनी डेली लाइफ में जो आवश्यकताएं हैं, है ना, जो आवश्यकताएं हैं, जो उपयोग है, उनके आधार पर इनको क्या किया, क्लासिफाइड कर लिया। तो प्रारंभिक वर्गीकरण में आपको जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या, आवश्यकता व उपयोग के आधार पर, लेकिन इसमें कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया का यूज नहीं किया गया था। अब बात करते हैं हम यहां पर कमियां, कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, उसकी कमियां क्या है। तो एक जीव जो है वो एक से अधिक समूह में वर्गीकृत किया जाता था, यानी कोई एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो वो एक से ज्यादा कैटेगरी में आ जाता था। कैसे, जैसे एग्जांपल है कोकोनट प्लांट, नारियल का पादप। नारियल के पादप से रेशा भी प्राप्त होता है, तेल भी प्राप्त होता है, तो इसे रेशा उत्पादक पादप में भी सम्मिलित किया गया और तेल उत्पादक पादप में भी सम्मिलित किया गया। तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसमें जो क्लेरिफिकेशन है वो कम होता है।
तो ये बात थी आपकी किसके बारे में, अर्लियर क्लासिफिकेशन के बारे में, कि जब ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी यूजेस के बेस पर उसको क्लासिफाइड किया। उसके बाद में आ जाते हैं साहब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर, फाउंडर ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात करें तो वो है आपके कैरोलस लीनियस। लेकिन कैरोलस लीनियस से पहले आप देखें, कैरोलस लीनियस का हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखें अरस्तु, प्रथम बार अरस्तु ने वैज्ञानिक संदर्भ का उपयोग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले वैज्ञानिक संदर्भ का उपयोग, साइंटिफिक क्राइटेरिया का यूज करके क्लासिफिकेशन किसने दिया, एरिस्टोटल या अरस्तु ने दिया। तो ध्यान में रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, वैज्ञानिक संदर्भ का उपयोग सबसे पहले प्रथम बार किसने किया, अरस्तु ने किया। और उन्होंने वैज्ञानिक संदर्भ का उपयोग कर पादप और जंतुओं दोनों को क्लासिफाइड किया, जो मैं आपको पहले भी कुछ इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन बता चुका हूं। फिर भी देखें, ओनली यूज सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, अरस्तु ने वैज्ञानिक संदर्भ तो लिए, लेकिन उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को यहां पर इंक्लूड नहीं किया, बल्कि कुछ आकारिकी लक्षणों को सम्मिलित करते हुए, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कुछ आकारिकी लक्षणों को सम्मिलित करते हुए ये अपना जो क्लासिफिकेशन है वो रिप्रेजेंट किया। कैसे दिया उन्होंने क्लासिफिकेशन, तो देखें, एरिस्टोटल, अरस्तु ने किसके आधार पर, वैज्ञानिक संदर्भ और कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो आप कह सकते हैं कुछ आकारिकी लक्षणों के आधार पर, कुछ आकारिकी लक्षणों के आधार पर उन्होंने जीवों को 2 समूह में बांटा, एक प्लांट और एक एनिमल्स। प्लांट का क्लासिफिकेशन उन्होंने अलग दिया और जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन है वो उन्होंने अलग दिया। बात कर लेते हैं प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की। पादपों को उन्होंने, अरस्तु ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर, है ना, साइंटिफिक क्राइटेरिया का यूज करते हुए कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में डिवाइड किया। और इनका जो मुख्य बेस, जो मुख्य आधार था, वर्गीकरण का जो आधार था वो था पादप का स्वभाव, है ना, प्लांट हैबिट, कि पादप किस प्रकार का है, शाकीय प्रकृति का है, काष्ठीय प्रकृति का है, किस स्वभाव का पादप है, उसके आधार पर। तो हैबिट या स्वभाव के आधार पर प्लांट्स को उन्होंने 3 समूह में बांट दिया। वो 3 समूह कौन कौन से थे, हर्ब, शब एंड ट्री। हर्ब्स, शब्स एंड ट्री। हर्ब्स का मतलब आ जाते हैं आपके शाकीय पादप, शब्स में आ जाती हैं आपकी झाड़ियां, और वृक्ष, ट्री जो है वो आपके वृक्ष। तो यहां पर 3 कैटेगरी हो गई आपकी, शाकीय पादप, झाड़ियां और वृक्ष। इसी प्रकार से एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने जंतुओं को भी वर्गीकृत किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। यानी आप कह सकते हैं आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, या फिर आप कह सकते हैं रुधिर के रंग के आधार पर। क्योंकि अगर आरबीसी प्रेजेंट होगी तो ब्लड कलर्ड होगा, और अगर आरबीसी एब्सेंट होगी तो ब्लड कलर लेस होगा मैक्सिमम केस में, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखें कि एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वो 2 ग्रुप कौन कौन से थे, एनेइमा और इनेइमा। बेस मैंने आपको बताया आरबीसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, या फिर आप क्या कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यहां पर रुधिर के रंग के आधार पर। अब देखें एनेइमा, तो मैं आपको हमेशा बताता हूं, ये एक कॉमन सा फंडा है मेरा, जो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मैक्सिमम केस में ए जो है वो किसको डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसी न किसी चीज की एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देखें एनेइमा और इनेइमा, ए फॉर एब्सेंट। अब क्या एब्सेंट, तो हमारा बेस क्या था, आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति। तो सीधा सा आप यहां बता सकते हैं एनेइमा ग्रुप के अंदर आरबीसी एब्सेंट, एनेइमा ग्रुप में आरबीसी एब्सेंट, जबकि इनेइमा की बात करें तो उसमें आरबीसी प्रेजेंट थी। तो यहां पर एनेइमा ग्रुप के जो जंतु थे उनका जो ब्लड है, जो रुधिर है, वो कैसा होगा, वो होगा रंगहीन, या फिर आप कह सकते हैं कलरलेस। जबकि इनेइमा के जो मेंबर थे इनके रुधिर का रंग कैसा, लाल मिलेगा।
लाल रंग का रुधिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट क्लासिफिकेशन में कि प्रारंभिक वर्गीकरण और प्रारंभिक वर्गीकरण के बाद आपको ध्यान में रखना है कि अरस्तु ने सबसे पहले वैज्ञानिक संदर्भ का उपयोग करते हुए किस तरीके से जीवों को क्लासिफाइड किया, जहां प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमको कितने सिस्टम पढ़ने हैं। तो यहां पर देखें कि जनरली आपके सिलेबस में तो 2 ही सिस्टम है ना, एक है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और एक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसके अलावा एक तीसरा जिसका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन की फॉर्म में खाली 2 लाइन दे रखी है, 3 डोमेन या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी थ्योरी अपन स्टडी करेंगे नहीं, इसलिए आप इतना सा ध्यान में रखें कि टोटल क्लासिफिकेशन में कितने सिस्टम्स आ जाते हैं। तो यहां पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाता है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाता है, एंड देन लास्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाता है, जिसको हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो आपको यहां पर ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ने हैं। और इस चैप्टर के अंदर जिसको ज्यादा हाईलाइट किया, जिसको फोकस किया है, वो है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम इन क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखें, अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा दिया गया, तो कैरोलस लीनियस है ना, कैरोलस लीनियस के द्वारा द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को, प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जीवों को केवल और केवल 2 जगत में क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, एक पादप जगत और दूसरे जंतु जगत। तो देखिए सभी जीवों को उन्होंने 2 जगत में वर्गीकृत किया है, एक है आपका प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। यहां पर उनका एक जो मुख्य पॉइंट था, मुख्य आधार था, मुख्य बेस था, वो क्या, कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति। मुख्य आधार क्या था कैरोलस लीनियस के द्विजगत क्लासिफिकेशन सिस्टम का, कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति। कोशिका भित्ति युक्त जितने भी जीव हैं उन सभी को उन्होंने किस में रख दिया, प्लांट किंगडम में रख दिया। जिनके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव, तो कोशिका भित्ति रहित जो जीव थे है ना, उनको आपने रख दिया एनिमल किंगडम के अंदर। तो यहां पर सिंपल सा कोई लंबे चौड़े मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फाइलोजेनेटिक कोई फीचर को उन्होंने बेस नहीं माना, केवल उन्होंने कोशिका भित्ति वाले लक्षण को लेकर और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया। अब देखें पादप जगत में इस फीचर के बेस पर पादप जगत में किन किन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया वो ध्यान देखेंगे आप। एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया के बाद में आ जाता है बीजीए। बीजीए का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, इन्हें देन आ जाता है। उसके बाद में फंजाई, कवक, उसके बाद में आ जाती है एल्गी। एल्गी जो शैवाल है वो दोनों तरह की, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, दोनों प्रकार के शैवाल को एल्गी में ही इंक्लूड कर लिया उन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाते हैं ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर मॉसेज, स्पेशली टेरिडोफाइट जिनके अंदर फॉन्स आ जाते हैं, एंड देन उसके बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इन सब को उन्होंने किसमें इंक्लूड कर लिया, एक साथ पादप जगत के अंदर रखा। इसी प्रकार से जंतु जगत के अंदर उन्होंने प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ जो हैं वो किस प्रकार के, प्रिमिटिव एनिमल, यानी अर्थ के ऊपर सबसे पहले इवॉल्व होने वाले जंतुओं में अगर कोई थे तो वो सबसे पहले कौन, प्रोटोजोन्स थे। तो प्रोटोजोआ हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, एंड देन वर्टिब्रेट्स हो गए। इन सारे ऑर्गेनिजम्स को किस में रखा जाता है, एनिमल किंगडम के अंदर रखा जाता है। तो ये थी कैरोलस लीनियस के द्वारा सिंपल सा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक थे, बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में यहां पर बताया। ध्यान से देखिए आप कि कमियों में कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझिए कि इन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रख दिया। जैसे अगर हम एक कोशिकीय की बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी और बहुत सारी जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर होती है।
है ना। जबकि मल्टीसेलर की बात करें तो बहुत सारी एल्गी मल्टीसेलर है, फंजाई मल्टीसेलर है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे क्या है, मल्टीसेलर है। तो इन्होंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को यहां पर एक साथ रख दिया, उनको अलग अलग क्लासिफाइड नहीं किया। ये इसका एक ड्रॉबैक, ये इसकी एक कमी थी। दूसरा आ जाता है, इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी एक साथ रख दिया। जैसे प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स में, बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये किस में आ जाते हैं, सारे के सारे आपके प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। तो इनको, है ना, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, इनको, इन प्रोकैरियोट्स को बाकी जो दूसरे यूकैरियोट्स थे उनके साथ में रख दिया, इनको अलग अलग क्लासिफाइड नहीं किया। तो ये भी एक ड्रॉबैक था उनका। तीसरा पॉइंट आ जाता है, उन्होंने स्वपोषी और विषमपोषी को एक साथ रख दिया। स्वपोषी और विषमपोषी, तो यहां पर देखें आप, ये तो सारे के सारे विषमपोषी, लेकिन यहां देखिए आप, यहां पर आपको स्वपोषी और विषमपोषी, मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया, अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमपोषी स्वभाव के होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया जो है वो विषमपोषी हो गई, जो आपकी फंजाई है वो मृतपोषी सैप्रोफिटिक हो गई, उसके बावजूद बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो कैसी हैं, विषमपोषी और मृतपोषी होने के बावजूद इनको अन्य स्वपोषियों के साथ में रख दिया। तो ये भी एक क्या था, ड्रॉबैक था। और चौथा पॉइंट आ जाता है, कुछ जीवों का स्थान इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में निर्धारित ही नहीं हुआ। जैसे युगलिना की बात करें तो युगलिना जो है वो पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों नेचर का होता है। प्रकाश उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेगा, और अगर प्रकाश अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, अगर प्रकाश अनुपस्थित है तो वो दूसरे जीवों को खाकर, यानी एक परपोषी की भांति, विषमपोषी की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो यानी युगलिना का स्थान यहां पर कि उसे पादप जगत में रखा जाए या उसे जंतु जगत में रखा जाए, इसका कोई स्थान निर्धारित नहीं था। इसी प्रकार से स्लाइम मोल्ड या जो अवपंक कवक, जिसे इनकम्प्लीट फंजाई भी कहते हैं, इनकम्प्लीट फंजाई का भी यहां पर कोई स्थान निर्धारित नहीं था। तो ये थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और इसके कुछ ड्रॉबैक्स या इसके कुछ कमियों की बात।